मोहब्बत या नफरत भाग 7। मनोरमा सुहानी के पास आई और उसके हाथ को कसकर मड़ोड़ते हुए बोली, तू यहाँ पर खड़ी होकर अपनी काली मनहूस नजरें मेरे बच्चों पर लगा रही है। अपनी मनहूस नजर उनसे दूर रखना, और खबरदार अगर दोबारा तूने उन दोनों को इस तरह अपनी बुरी नजर से देखा तो। सुहानी ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं भला आर्यन को बुरी नजर से क्यों देखूंगी? पति हैं वो मेरे, और भला एक पत्नी कभी अपने पति को बुरी नजर से देख सकती है क्या? मनोरमा का गुस्सा बढ़ गया। उसने सुहानी को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मनोरमा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पति नहीं है वो तुम्हारा, और ना ही तुम उसकी पत्नी हो। उसकी पत्नी मानवी है, और अब अगर तुमने अपने मुंह से ये बात दोबारा दोहराई तो अगली बार 4 थप्पड़ लगाऊंगी। अब जाओ, जाकर जहां तुम्हारी औकात है वहीं जाकर बैठो और अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि आर्यन तुम्हारा पति है। मनोरमा वहां से चली गई, और उसके जाने के बाद अब भी सुहानी अपने गाल पर हाथ रखे हुए थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कैसे मान लूं मैं आपकी बात माँ जी? मैं आर्यन जी की पत्नी हूँ, और इस बात का सबूत मेरे पेट में पल रही ये नन्ही सी जान है, और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जो मेरा हक है मैं उसे लेकर रहूंगी, और मेरा ना सही लेकिन इस बच्चे को मैं इनका हक दिला कर रहूंगी। ये इस हवेली का वारिश है, और इसे हक जरूर मिलेगा। मेरे साथ आप लोग जितना चाहे उतनी जातियां कर सकती हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। सुहानी वहीं पर खड़ी सोच रही थी। फिर वो किचन से बाहर निकली और देखा कि आर्यन हवेली से बाहर जा रहा था। सुहानी भागते हुए उसके पीछे गई। सुहानी आर्यन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यन हवेली में आया। सुहानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन ने आज कई दिनों बाद सुहानी को इस तरह देखा। सुहानी के चेहरा प्रेगनेंसी की वजह से काफी ज्यादा गोल मटोल हो रहा था। आर्यन भी रुक गया। सुहानी ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, आर्यन जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज 1 मिनट रुक कर मेरी बात सुन लीजिए। आर्यन सुहानी को घूरते हुए बोला, सबसे पहली बात, मुझे तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और अब आइंदा कभी इस तरह मेरे सामने आकर मेरा रास्ता मत रोकना। आर्यन जाने ही वाला था कि सुहानी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, नहीं रोकूंगी मैं आपका रास्ता। बहुत जल्दी है ना आपको अपनी दूसरी बीवी के पास जाने की? ठीक है, चले जाइए, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, और वो बात सुनने के बाद अगर आपका दिल फिर भी ना माने तो बता दीजिएगा, मैं उसके बाद कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। आर्यन रुका और उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, बोलो क्या बोलना है, और जो भी बोलो जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुहानी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। आर्यन उसके सामने खड़ा था, जैसे मानो वो उसकी बात सुनने के लिए भी उसे एहसान कर रहा। सुहानी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आर्यन को बताना था। उसे लग रहा था कि शायद प्रेगनेंसी ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से आर्यन उसे स्वीकार कर सकता है। आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। वो आर्यन को प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही जा रही थी कि तभी मनोरमा वहां आ गई। मनोरमा ने आर्यन और सुहानी को एक दूसरे के सामने खड़े देखकर सुहानी को डांटा, मैंने तुमसे इतनी बार माना किया, फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? मैंने तुमसे कहा था आर्यन से दूर रहना, फिर भी तुम यहाँ पर खड़ी होकर उससे बात कर रही हो। सुहानी हड़बड़ा गई और आर्यन को अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं माँ, उसे कुछ बात करनी थी इसीलिए मैं रुका। मनोरमा ने आर्यन को घूरते हुए कहा, महामान भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और तुम यहाँ पर इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ यहाँ से अभी के अभी, और इस लड़की को तो मैं देखती हूँ। आर्यन सुहानी की
तरफ देखने लगा। अपनी माँ की बात सुनकर वो अपने कमरे की तरफ जाने ही वाला था, तभी सुहानी ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा। मेरी आंखों के सामने भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे बेटे से बात करने के लिए उसे रोक रही हो। तुम्हें ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें आर्यन से बात करने दूंगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अब तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगी, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। मनोरमा सुहानी को घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गई। उसे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद करते हुए बोली, चुपचाप वहीं पर पड़ी रहो और दोबारा मेरे बेटे और बहू के बीच में आने की कोशिश की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। सुहानी लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराई। अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन लोगों के होते हुए मैं आर्यन जी को ये बात भी बता पाऊंगी। और जिस तरह से आर्यन जी मुझसे बात करते हैं, उसे मुझे इतना समझ आ गया है कि शायद उन्हें इस बच्चे का होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी ने अपना सिर पकड़ लिया और स्टोर रूम में ही लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग गई। अगले दिन सुबह सुहानी उठी और नाश्ता बनाकर बाहर गार्डन में गई। वह पौधों को पानी दे रही कि तभी हवेली के बाहर एक जीप रुकी। सुहानी ने जीप की तरफ देखा। जीप में से एक आदमी उतरा जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी को देखते ही सुहानी का चेहरा खिल गया। युग भाई, आप यहाँ? वो लड़का जैसे ही सुहानी के पास आया, सुहानी उसे गले लगा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी का भाई था। उसने सुहानी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सुहानी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप आज अचानक से यहाँ कैसे? युग सुहानी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि सुहानी झूठ बोल रही है, इसलिए उसने कहा, सुहानी मेरी बहन, क्या से क्या हो गई हो तुम? इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? तुम यहाँ पर ऐसी हालत में रहती हो? तुमने हम में से किसी को भी बात नहीं बताई। सुहानी युग का हाथ पकड़ते हुए बोली, छोड़ो ना भाई ये सब, और तुम यहाँ बताओ माँ कैसी है? युग ने कहा, माँ ठीक है, पहले से ही मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आने वाला था, क्योंकि मैंने सुना है कि आर्यन ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी तुम्हारे होते हुए। क्या ये बात सच है? सुहानी युग की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अब क्या बताऊं भाई को, आर्यन ने मुझे कभी पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया। वह तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश हैं। युग उसकी चुप्पी समझ गया और उसने सुहानी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झलक रहे दर्द को महसूस करते हुए कहा, मतलब आर्यन ने ये गिरी हुई हरकत कर ही दी? वो सच में दूसरी शादी करके तुम्हारी आंखों के सामने अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और तुम ये सब सह रही हो? सुहानी युग का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं क्या करती भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कहाँ जाती? युग ने सुहानी के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सुहानी, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुमने ये कैसे सोच लिया? सुहानी जोर जोर से रोने लगी। उसने युग के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर चुपचाप एक नौकरानी की हैसियत से पड़ी हुई हूँ। मैंने सब कुछ अपना नसीब मान लिया है। सुहानी रोते रोते आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसे इस तरह रोते देखकर युग ने तेज आवाज में कहा, मेरी बहन की ये हालत मैं नहीं देख सकता आर्यन ठाकुर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं चिल्लाया, आर्यन ठाकुर बाहर निकलो। सुहानी युग को इस तरह भड़कते देखकर उठ खड़ी हो गई। उसने युग का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाई प्लीज, क्या करने जा रहे हो तुम? ऐसा कुछ मत करो। मैं नहीं चाहती कि फिर से वैसा ही कुछ हो जो 1 साल पहले हुआ था। मैं पहले ही पापा जी की खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। सुहानी ने अपने भाई युग को वही बाहर रोक लिया। उसने हवेली के अंदर जाने नहीं दिया। आर्यन अपना नाम पुकारे जाने पर
नींद से उठा। उसने देखा कि मानवी गहरी नींद में सो रही थी। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद करके वो बाहर निकल आया और उसके हॉल में आते ही आर्यन की माँ भी वहां आ गई। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है माँ? इस तरह मेरा नाम पुकार रहा है? मनोरमा ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, आवाज में पहचान नहीं पा रही हूँ। आर्यन ने परेशान होते हुए कहा, मतलब बाहर कोई है? चलो माँ, बाहर चलकर देखते। वह अपनी माँ के साथ बाहर निकला। सुहानी अपने भाई के साथ बाहर गार्डन में खड़ी थी और उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उन्हें देखकर अपने घर की चौखट पर रुक गया। मनोरमा ने जैसे युग को देखा वो डर गई, क्योंकि इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। दोनों माँ बेटा वही दरवाजे पर रुके हुए थे। तभी युग ने सुहानी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। गुस्से में तनतनाते हुए सीधे आर्यन के पास गया। उसने आर्यन की गर्दन पर हाथ रखा और वह जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? तुमने उससे शादी की थी, उसके बावजूद तुमने दूसरी शादी करके मेरी बहन की यह हालत कर दी। तुम ठाकुरों के नाम पर कलंक हो। युग आर्यन की गर्दन दबा रहा था। तभी मनोरमा आगे बढ़ी। युग के हाथ पकड़ते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेटे को, क्या कर रहा है तू? तभी सुहानी भागते हुए आए और युग का हाथ पकड़ते हुए बोली, युग भाई प्लीज छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। सुहानी की बात सुनकर युग ने आर्यन की गर्दन से हाथ हटा लिया और उसे पकड़ते हुए बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। सुहानी युग को समझा रही थी। तभी आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी गर्दन पर युग के हाथों के निशान बन गए थे। वह गुस्से से युग की ओर बढ़ा और चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुहानी उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। प्लीज आप लोग झगड़ा बंद करिए, मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई लड़ाई हो, प्लीज। सुहानी रोने लगी। युग का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई प्लीज रहने दो और तुम जाओ यहाँ से। युग सुहानी की तरफ देख ही रहा था कि आर्यन, जो बहुत गुस्से में था, आगे बढ़कर युग को धक्का दिया। युग जमीन पर गिर गया। आर्यन उसे मारने के लिए बढ़ा ही था कि युग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मनोरमा सुहानी के पास आकर उसका हाथ मरोड़ते हुए बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपने भाई को बोलो कि अभी के अभी रुक जाए, वरना। सुहानी मनोरमा का हाथ से अपना हाथ छुड़ाते बोली, मेरा हाथ, भाई प्लीज प्लीज रुक जाओ। लेकिन युग और आर्यन दोनों एक दूसरे के पागलों की तरह मार रहे थे। हाथापाई इतना बढ़ गई कि कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सुहानी आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, आर्यन जी छोड़िए मेरे भाई को। आर्यन ने सुहानी का हाथ झटक दिया। सुहानी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई और एक टेबल से जा टकराई। उसके सिर से खून निकलने लगा। युग ने जैसे ही सुहानी को गिरते हुए देखा, उसने आर्यन को जोरदार धक्का दिया, जिससे आर्यन युग से दूर जाकर गिर गया। युग भागते हुए सुहानी के पास आया और उसके सिर से निकल रहे खून को देखते हुए कहा, सुहानी तुम ठीक हो? सुहानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, वरना ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी और मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं बताया था। तुम क्यों यहाँ आए? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, अब यही मेरी किस्मत है। सुहानी ये सब बोलते देखकर युग का दिल भर आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और आर्यन को घूरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। मैं उसे ये सब कुछ और नहीं झेलने दूंगा। युग ने सुहानी को उठाया, अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सिर से खून पोंछते हुए कहा, चलो मेरे साथ, तुम अब यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहोगी। सुहानी युग की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाई मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती ना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। युग ने सुहानी की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ ठीक नहीं हो
और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं अपनी बहन को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकता। और इतना सब कुछ देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अब इस हवेली में नौकरों की तरह इन घटिया लोगों के बीच रहने दूंगा। यूं की बातें सुनकर मनोरमा उसे गुस्से से घूरते बोले, हाँ हाँ, अगर हम घटिया हैं तो तुम लोग कौन से बहुत दूध के धुले हो। और अपनी इस बहन को ले जाओ अपने साथ। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ, हमारे सर से बला टले। आर्यन सुहानी और युग को घूरते हुए देख रहा था। उसे सुहानी के ऊपर से नीचे तक देखा लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाया। युग ने भी सुहानी को ऑर्डर देते हुए कहा, जब तुमने दूसरी शादी कर ही ली है तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब है। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें इस घर में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। सुहानी भी आर्यन की तरफ देखने लगी। उसकी बात सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी, वह खुद वहां से निकल कर जा सके। लेकिन तभी सुहानी के दिमाग में अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की प्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।